कभी सोचा है, एक ऐसी जुबान जो कुछ सदियों पहले बस कुछ हजार लोग ही बोलते थे, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी लिटरेरी पावर कैसे बन गई? तो चलिए, आज अंग्रेजी साहित्य के इसी कमाल के सफर पर निकलते हैं और उन बड़े बड़े मोड़ों को समझते हैं जिन्होंने इसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है। एक कबीलाई भाषा से ग्लोबल लिटरेचर तक का सफर, ये वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है। चलिए इसके रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एंग्लो सैक्सन दौर से। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब लिटरेचर कागज पर नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा था। ये कहानियों को सुनाने और याद रखने की एक कला थी, जहां वीर योद्धाओं और भयानक लड़ाइयों के किस्से गूंजते थे। अब इस टाइमलाइन को देखिए। ईसाई धर्म का आना सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, ये कल्चरल रेवोल्यूशन था, क्योंकि इसी के साथ लिखने पढ़ने की कला आई। और फिर बेओवुल्फ जैसी सदियों पुरानी कहानियों को पहली बार कागज पर उतारा गया। ये वो पल था जब कहानियां सिर्फ हवा में नहीं रही, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन गईं। और हां, राजा एल्फ्रेड द ग्रेट ने पुरानी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करवाकर यह भी साबित कर दिया कि ये भाषा भी ज्ञान और साहित्य की भाषा बन सकती है। तो बस कल्पना कीजिए, आग के चारों ओर बैठे योद्धाओं के बीच एक कहानीकार अपनी दमदार आवाज में कविता सुना रहा है। बस यही था शुरुआती अंग्रेजी साहित्य, एकदम जोशीला, म्यूजिकल और बहादुरी की कहानियों से लबालब। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि लोगों को हिम्मत और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाता था। अब कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आता है जहां तलवारों ने शब्दों की दुनिया को ही हमेशा के लिए बदल दिया। एक हमला जिसने अंग्रेजी भाषा का पूरा चेहरा ही बदल डाला। साल 1066। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक भूचाल लाने वाली घटना थी। नॉर्मन विजय, जब फ्रेंच बोलने वाले हमलावरों ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। इस हमले का असर देखिए कितना गहरा था। सदियों तक राजा और उनके दरबारी फ्रेंच बोलते रहे और आम लोग अपनी अंग्रेजी। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों भाषाएं आपस में घुलने मिलने लगीं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पुरानी अंग्रेजी के शब्द फ्रेंच के साथ मिलकर एक नया ही रूप ले रहे थे। और इसी संगम से पैदा हुई मध्य अंग्रेजी, एक ऐसी भाषा जो पहले से कहीं ज्यादा सिंपल और फ्लेक्सिबल थी। और इसी नई नवेली भाषा को एक नया हीरो मिला, जेफरी चौसर। उन्होंने इस आम लोगों की भाषा को उठाया और उससे सीधा साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया। द कैंटरबरी टेल्स में तो उन्होंने समाज का हर रंग दिखा दिया, अमीर, गरीब, पादरी, सैनिक, और यह साबित कर दिया कि अंग्रेजी भी अब गहरी भावनाओं और विचारों को बयां करने वाली एक महान भाषा बन चुकी है। तो अब हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां विचारों की एक नई लहर आई, जिसे हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। और इस लहर को तूफान बनाने का काम किया दो ऐसी चीजों ने, जिन्होंने किताबों को महलों से निकालकर आम आदमी के हाथों तक पहुंचा दिया। साल था 1476। ये वो साल है जब विलियम कैक्सटन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदलने की नींव रख दी। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसने ज्ञान पर कुछ खास लोगों के अधिकार को तोड़ दिया। अब किताबें सस्ती हो गईं और ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें पढ़ सकते थे। इसने नए आइडियाज को मानो पंख लगा दिए और एक ऐसा नया रीडर बेस तैयार किया जो पढ़ने और सीखने के लिए बेताब था। तो सोचिए, माहौल एकदम तैयार था। एक भाषा जो फल फूल रही थी और उसे दूर दूर तक फैलाने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। और इतिहास के इसी परफेक्ट मोड़ पर अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रभावशाली लेखक का आगमन हुआ, विलियम शेक्सपियर। उन्होंने इस नई एनर्जी से भरी अंग्रेजी को लिया और उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने हजारों नए शब्द गढ़े और ब्लैंक वर्ड्स जैसी नई स्टाइल में महारत हासिल कर ली। मतलब बिना तुकबंदी के, लेकिन एक खास रिदम के साथ कविता लिखना। इससे भाषा में इंसानी जज्बातों की गहराई को दिखाने की ताकत कई गुना बढ़ गई। अब कहानी एक और नया मोड़ लेती है। 18वीं सदी आते आते समाज बदल रहा था। अब लोगों को राजा रानियों की कहानियों में उतनी दिलचस्पी नहीं रही। वो अपने जैसे लोगों की कहानियां पढ़ना चाहते थे। और इसी जरूरत से जन्म हुआ एक एकदम नए लिटरेरी फॉर्म का। उपन्यास यानी नॉवेल के आने के पीछे एक सीधा सा लॉजिक था। एक नया मिडिल क्लास उभर रहा था। इन लोगों के पास अब पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत वक्त और पैसा दोनों था, और वो ऐसी कहानियां चाहते थे जिनमें उन्हें अपनी जिंदगी की झलक दिखे, अपने खुशियां और अपने गम नजर आएं। और ये बदलाव आया भी बहुत तेजी से।
एफ्रा बिन जैसी महिला लेखिकाओं ने हिम्मत दिखाई, और फिर सैमुअल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग जैसे लेखकों ने नॉवेल को एक मजबूत पहचान दे दी। उन्होंने आम लोगों की जिंदगी, उनके प्यार और उनकी मुश्किलों को अपनी कहानियों का हीरो बनाया, और देखते ही देखते नॉवेल लिटरेचर की दुनिया पर छा गया। चलिए अब जरा तेजी से आगे बढ़ते हैं और 20वीं सदी के नाटकीय बदलावों पर एक नजर डालते हैं, जहां लेखकों ने सारे पुराने नियम कानून तोड़ने शुरू कर दिए। 20वीं सदी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। 2 वर्ल्ड वॉर, नई टेक्नोलॉजी और पुराने विश्वासों का टूटना, इन सब ने एक नई बेचैनी को जन्म दिया, और मॉडर्निज्म इसी उथल-पुथल की आवाज थी। राइटर्स ने महसूस किया कि अब पुरानी दुनिया की कहानियों को पुराने तरीके से नहीं कहा जा सकता। तो राइटर्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी नई तकनीकें अपनाई। मतलब वो सीधा कैरेक्टर के दिमाग के अंदर चल रहे विचारों को कागज पर उतार देते थे, जैसे वो सच में सोच रहा हो। दुनिया भर से नई आवाजें उठीं, जिन्होंने गुलामी और आज़ादी के अपने अनुभव को कहानियों में पिरोया। साहित्य अब सिर्फ इंग्लैंड का नहीं रहा, ये पूरी दुनिया की कहानी बन गया था, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा सच्चा। तो आग के पास सुनाई जाने वाली कहानियों से लेकर आज के डिजिटल युग तक अंग्रेजी साहित्य ने हमेशा वक्त के साथ खुद को बदला है, और ये सफ़र हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज जब हम स्ट्रीमिंग, एआई और सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं, तो कहानी कहने का अगला बड़ा अंदाज क्या होगा? लिटरेचर का भविष्य कैसा दिखेगा? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।